मित्रों, काली टी शर्ट पहन के ऑनलाइन पढ़ा तो सकते हैं लेकिन गुजरात विधानसभा में बैठ नहीं सकते, क्योंकि कल स्पीकर ने कांग्रेस के एक एमएलए को सार्जेंट्स की मदद से बाहर भिजवा दिया कि सदन की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट ऐसा कोई फॉर्मल ड्रेस औपचारिक वस्त्र पहन के आइए, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है, वरना कल तो बनियान पहन के भी आ जाएंगे कोई। याद करिए, कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड में भी स्पीकर ने एक माओरी समुदाय के लीडर को पार्लियामेंट से हटाया था क्योंकि टाई नहीं पहनी थी। हालांकि यहाँ पर विधानसभा स्पीकर ऐसा नहीं बोल रहे कि टाई कंपलसरी है। ही सेइंग आइदर यू वियर पैंट शर्ट और कोट और कुर्ता पायजामा, लेकिन ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। इस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी चल रहा है। ये एमएलए बोल रहे हैं कि मुझे सोमनाथ की जनता ने सर्टिफिकेट दिया है और ऐसा कोई रूल ही नहीं है विधानसभा की रूल बुक में कि टी शर्ट नहीं पहन सकते। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हर चीज़ के रिटर्न रूल होना ज़रूरी नहीं है। अगर स्पीकर सदन की गरिमा के लिए कुछ नियम मौखिक रूप से ओरली कन्वेड, तो उसका भी अनुपालन होना चाहिए। खैर, इसका कोई एमसीक्यू नहीं बनता है प्रीलिम में कि टी शर्ट पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, लेकिन एथिक्स के स्टडी में गौर करने वाली बात, कोई भी एमपी, एमएलए, डिप्लोमेट, बैंकर, मैनेजर, आईएएस ऑफिसर, ही शुड बी वियरिंग फॉर्मल ड्रेस सो एज टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमॉन्ग पीपल एंड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। पॉलिटी के दूसरे समाचार हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। कुल मिलाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और दिल्ली सरकार के बीच जो गतिरोध टकराव चलते रहता है, उसमें 1991 के कानून को सुधार करने के लिए ये जो बिल आया है, पहला मुद्दा, दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, जो कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 239 में अपॉइंट किया है। और क्योंकि वही गवर्नमेंट है, तो मिनिस्टर ने कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना है उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन, राय लेनी होगी। तीसरा मुद्दा, ऐसी कोई भी मैटर जो दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र से बाहर है और वो उस पर कोई बिल बनाएंगे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको अनुमति नहीं देनी है और उस बिल को प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर देना है। चौथा मुद्दा, दिल्ली विधानसभा और उसकी कोई भी समिति ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की इंक्वायरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। विधानसभा प्रशासनिक मामलों में कोई जांच नहीं कर सकती। तो ये बिल के फेवर में आर्गुमेंट क्या होंगे? 2018 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने यह कहा है कि दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, दिल्ली एक राज्य नहीं है, वहाँ की चुनी हुई सरकार ने ये बात ध्यान में रखनी है। मतलब वो ध्यान में नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये बिल बनाने की ज़रूरत आई है। काउंटर आर्गुमेंट क्या है? पहला, उसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये भी कहा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली की ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद की सलाह के हिसाब से काम करना होगा, सिवाय के वो मामले ऐसे हों जो एक्सक्लूसिवली लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में हो, जैसे लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। दूसरा मुद्दा कि अगर विधानसभा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती, तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये सब कैसे हासिल होगा? और यहाँ चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत ही क्या है अगर हर एक डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूछ के ही लेना है? और चौथा कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके नाम में ही लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो कोई स्टेट का गवर्नर नहीं है, तो उसे इतना सारा काम और ऑटोनॉमी देना वो भी ठीक नहीं। खैर, इस पर तो अभी और बहुत सारे कॉलम चलते रहेंगे, कुछ बहुत ज़ोरदार काम की चीज़ ध्यान में आए तो देखेंगे, वरना कुल मिलाकर बात यही है। पॉलिटी के तीसरे समाचार एक कॉलम है कि केरला में उनकी लोकल बॉडीज़, पंचायती राज, म्यूनिसिपलिटी, उसमें तो महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन आरक्षण है, लेकिन उनकी विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं? कुल मिलाकर 140 सीट्स में से हार्डली 8 सीटें महिलाओं के हाथ में है, यानी लेस देन 6% ऑफ द केरला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर ऑक्यूपाइड बाय वीमेन। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण ये है कि केरला, जिसका मॉडल वैसे तो बहुत महान है, लेकिन अगर कोई वीमेन लीडर कोशिश करे कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दो, तो उसी की पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे मेल मेंबर्स उसी महिला के सामने कुछ स्मीयर कैंपेन शुरू कर देते हैं, उसका कोई पुराना केस खुलवा देंगे या ये करप्शन हो रहा है या कुछ, या फिर अगर उसे टिकट मिले भी तो उसको जो भी इलेक्शन कैंपेनिंग करना चाहिए उसमें खास मदद नहीं करते। एज ए रिजल्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता है कि वीमेन कैंडिडेट को रखा तो ये सब मेल वर्कर्स कुछ मदद नहीं करेंगे, तो वो भी कम ही महिलाओं को टिकट देते हैं। और अगर कोई महिला खुद से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अप्लाई करे, तब जानते हैं भारत की इलेक्शन ही ऐसी है कि वहाँ पर पैसों का पावर हो तो ही आप चुनाव जीत सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितना ही लेकर आ सकता है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वैसे भी रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब धार्मिक नेता, समुदाय के सब बड़े बुजुर्ग, इस टाइप के लोग महिला होगी तो बहुत सपोर्ट नहीं करेंगे।
वो तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ही सपोर्ट करेंगे। सो एज अ रिजल्ट दिस इज क्रिएटिंग चैलेंजेस। सेपरेटली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी, वो भी केरला में धीरे धीरे कम हो रही है। इसके बारे में पिछले इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ बातें थी। द मेन रीजन्स आर, पहला कारण कि ज़्यादा हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी ये सब करने के चक्कर में महिलाएं जल्दी से नौकरियां ज्वाइन नहीं कर रही, इसलिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है। दूसरा कारण, गांव में जो पहले गरीब लोग थे उनके भी मेल मेंबर्स की आमदनी पहले से थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, तो वो अपनी महिलाओं को बोलते थे आपने अब वो एग्रीकल्चर लेबर या कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और भी कुछ कारण मेरे ख्याल से विन 20 सीरीज़ में हमने पढ़ लिए। पेज 1 पर कोरोना के समाचार कि महाराष्ट्र में अचानक से कोरोना बढ़ क्यों रहा है। वैसे कल इंडियन एक्सप्रेस वालों ने कुछ एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई थी, लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया था कि हमको नहीं पता इसका क्या कारण है। अभी आज उन्होंने कारण ढूंढ के लाए हैं। पहला, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब एक आदमी को कोरोना पॉजिटिव मालूम हुआ तो वो किन किन लोगों के संपर्क में आया था उन सभी का फिर टेस्ट होना चाहिए। लेकिन पता चला महाराष्ट्र में फील्ड वर्कर्स को ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कंसेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया, या फिर कि वो आलसी हैं। इसलिए कोई एक व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सिर्फ उसके पड़ोसियों का और उसके फैमिली मेम्बर का टेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके ऑफिस में जितने को वर्कर्स थे, वो कोई मैरिज रिसेप्शन में गया हो वहाँ पर कितने लोग उसे मिले थे, वो डेली ऑफिस जाता है तो रेलवे में कौन कौन से लोग उसके साथ ट्रैवल करते हैं, वो सब का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वे नहीं कर रहे थे। दूसरा कारण, जब कोरोना के केस बढ़ने लगे तो एडवांस में ही उन्होंने अलग अलग जगह पर कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए थे जो नहीं बनाए। तीसरा कारण, 85% केस में पेशेंट को उसके घर में ही आइसोलेशन में रखा, लेकिन फिर हेल्थ ऑफिशियल ने उसको नियमित रूप से मिलने जाना चाहिए, या कम से कम फोन या व्हाट्सएप कॉल से देखना चाहिए कि भाई आप कैसे हैं, ठीक हैं, घर पे हैं कि नहीं। लेकिन वो सब मॉनिटरिंग नहीं हो रहा था, तो इट इज़ पॉसिबल कि इनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो बिना होम आइसोलेशन या क्वारंटीन का पूरा पीरियड कंप्लीट किए ऐसे ही बाहर होशियारी मारने के चक्कर में घूमते होंगे। और चौथा कारण कि अभी वैक्सीनेशन, टीकाकरण का काम चल रहा है तो हेल्थ वर्कर उसी में बिजी हैं, तो ये सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए स्टाफ कम उपलब्ध है। तो कोरोना की बात की है तो दुनिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम एट अहमदाबाद, वहाँ पर ये इंडिया इंग्लैंड की सब मैच चल रही थी। T20 मैच में करीब 55,000 जितने फैंस आए भी थे। लेकिन अब कोरोना के केस इतने बढ़ गए हैं कि BCCI ने तय किया है कि बाकी के 3 मैच वो बिना स्पेक्टेटर्स के किए जाएंगे, और जिन जिन लोगों ने टिकट खरीदा था वो पैसा वापस किया जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या है एग्ज़ाम के लिए मित्रों, ऐसा ही कुछ सीन अमेरिका के टेक्सास राज्य में देखने को मिलता है कि जहाँ पर उनकी जो भी ये बेसबॉल, फुटबॉल, जो भी टूर्नामेंट दे दनादन टिकट बेचे जा रहे हैं, क्योंकि ये स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पैसों की भूख वो जनता की जान से ज़्यादा कीमती हो रही है। और सिर्फ जब केस अनकंट्रोल हो जाए तो अब याद आता है कि नहीं नहीं, उसे बिना स्पेक्टेटर्स के ही करना चाहिए। मित्रों, ग्रीड का ही नाम लिया है, लालच। तो CBI ने 17 आर्मी ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो लोग ये NDA, CDS वो सब ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में जो विद्यार्थी मेडिकल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाए उनको फर्जी सब सर्टिफिकेट बना के सिलेक्ट करवा देते थे। SSB इंटरव्यू स्टेज में जो फेल हो जाए उनको भी सिलेक्ट करवाते थे। तो ये सब चिंता के विषय हैं। एथिक्स में एक मुद्दा है एम्पैथी एंड कंपैशन। तो LGBT समुदाय, समलैंगिकों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। वेटिकन कैथोलिक चर्च और उनके पोप, जो कि ईसाई समुदाय की हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, उन्होंने ये कहा है कि गे पीपल मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को कैथोलिक चर्च में आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्योंकि शादी जो होती है वो सिर्फ महिला और पुरुष के बीच हो सकती है, ऐसा भगवान का प्लान है। आगे बढ़ते हैं। पेज 1 इकोनॉमी में एक समाचार कि महाराष्ट्र और वहाँ पर भी नागपुर डिस्ट्रिक्ट के सब गांव के स्कूलों में वैसे तो इतने सालों तक इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा कमी थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश करके ट्यूबलाइट और पंखे लगवाए तो पता चला कि अटेंडेंस भी बेहतर हो रही है और टेस्ट स्कोर भी बेहतर हो रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि गर्मियों में गांव में कई सारे गरीब लोगों के घर में पंखे तो नहीं होते, लेकिन स्कूल में अगर पंखा है तो बच्चे आके वहीं पर बैठेंगे कि कम से कम गर्मी से बचा जा सके, और उस बहाने 2-3 चीज़ें पढ़ भी लेंगे, तो लर्निंग आउटकम भी इम्प्रूव हो रहे हैं। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ ऐसी बातें थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नेक्सस अप्रोच देखा जाए। कुल मिलाकर पाया ये गया कि जिन राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी कम रहती है
वहाँ पर ये स्कूल अटेंडेंस, इवन टीचर अटेंडेंस कम ही रहती है, क्योंकि टीचर को भी गर्मी लगे तो वो भी नहीं आएगा, बच्चों घर जाओ, मैं भी घर पे जाता हूँ, या मैं शहर चला जाता हूँ जहाँ पर मैं पंखे के नीचे बैठूँगा। हाँ, तो ये सब उपयोगी किधर है? मेंस पेपर 2 में वो पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन वगैरह में गौर करने की चीज़। इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू बिकम आईएएस, तो ये भी सोच सकते हैं कि ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना काम किया तब जाके इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ये सब भी जिम्मेदारियाँ हैं, वो देखते हैं। मित्रों, यूपीएससी मेंस पेपर 1 में एक मुद्दा है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़। तो आप जानते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, और उसमें एक टारगेट है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, वो रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 पे लाना है, यानी एक महिला उसके 2 बच्चे हों, 2 से ज़्यादा नहीं, ऐसी कोशिश हो। तो क्या ये टारगेट अचीव हो पाया है? इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम के हिसाब से नॉर्दर्न रीजन में गुजरात, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में ये हो चुका है। साउथ के सभी स्टेट्स में हो चुका है, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र। तो प्रश्न, साउथ में ये कैसे संभव है? तो पता चला साउथ इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स महिलाओं को जैसे 2 बच्चे हो जाए उसके बाद स्टरिलाइजेशन, नसबंदी महिलाओं की करवाते हैं। उसके लिए वो बहुत प्रोएक्टिवली उसको एनकरेज करते हैं, एंड एज ए रिजल्ट वहाँ पर जो अनपढ़ लोग हैं वो भी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 तक पहुँच गए। ऑन दी अदर हैंड यूपी, बिहार, जहाँ पूरे भारत की मोर देन 20% पॉपुलेशन है, तो हम कैसे कंट्रोल में करें? कुल मिलाकर वे फॉरवर्ड वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी पहला लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ, उसके लिए सरकार ने भी एक जया जेटली कमेटी बनाई थी और कुछ सोच रही है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 करने की कुछ कोशिश हो। दूसरा, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स, परिवार नियोजन के आधुनिक साधन जैसे कि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसे 3-3 महीनों के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। तीसरा, वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, महिलाओं के पास संपत्ति के अधिकार होंगे और कुछ नौकरी रोजगार होगा तो वो अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में ज़्यादा सख्ती से बोल सकते हैं कि मुझे 1 या सिर्फ 2 बच्चे ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इकोनॉमी में और क्या क्या है? भारत को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करने वाले पहला है इराक, दूसरे नंबर पर वैसे सऊदी अरब रहता था, लेकिन अब ओवरटेक करके यूएसए इज़ द सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, उसकी एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम है यानी सीटीएस। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक ब्रांच वाला उसकी स्कैन्ड इमेज सामने वाली बैंक को भेजेंगे, वो उसे वेरीफाई करेंगे और पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र होता है। वैसे तो 2010 से ये सब चल ही रहा था और भारत के 1.5 लाख बैंक ब्रांच में ये सब है ही, लेकिन कुछ 1200 बैंक ब्रांच वाले अभी भी बाबा आदम के ज़माने में जी रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने कहा है 2021 सितंबर से कंपलसरी होगा। तो अभी 2021 सितंबर में ये समाचार वापस आएंगे एक्सप्लेन सीरीज़ के नाम पे। तो मुद्दा क्या था वो हमने जान लिया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 में कुछ काम का नहीं। पेज 8 कॉलम्स में सिर्फ एक ही चीज़, वो केरला असेंबली में महिलाएं कम हैं, वो हमने देख लिया। बाकी तो वही म्यांमार और फार्मर, ऑयल प्राइजेस, फुटबॉल की सब इधर उधर की बातें, कुछ नया जानने को नहीं। पेज 9 कॉलम्स में सी राजा मोहन ने क्वाड के बारे में लिखा है, लेकिन कोई बहुत ज़ोरदार नए मुद्दे नहीं हैं। फैमिली प्लानिंग का कॉलम हमने पढ़ लिया। वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स के समाचार काम के नहीं। पेज 10 एक्सप्लेन सीरीज़, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर बढ़ाने का बिल, वो भी हमने समझ लिया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वो अभी 2-3 दिन पहले समझ लिया था। श्रीलंका में बुरखा बैन करेंगे, वो भी हमने देख लिया था। तो एक्सप्लेन सीरीज़ में भी कुछ काम का नहीं। पेज 11-12 सरकारी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 13 2008 बाटला हाउस एनकाउंटर में पकड़े गए आरोपी आरिज खान को मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी दी गई है। हालांकि ये कोई पर्सन इन न्यूज़ का ही एमसीक्यू नहीं बनता भाई, यूपीएससी ऐसा किसी को फेमस करवाने के लिए इसमें से किसको डेथ पेनल्टी मिली है, ऐसा एमसीक्यू नहीं बनता। मैं देखता हूँ कुछ यूट्यूब वाले रेलवे एसएससी के नाम पर कुछ भी परोसते रहते हैं। भाई पुराने पेपर देख भी लिया करो। डिफेंस की बात करते हैं तो दुनिया के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स कौन कौन से हैं? यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। और दुनिया के टॉप 5 डिफेंस इंपोर्टर कौन से हैं? तो उसका तो लिस्ट नहीं दिया, सिर्फ 2 ही जनों का नाम लिखा है, सऊदी और इंडिया। इसके अलावा कौन है मैं खुद से गूगल सर्च नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अप्रोच टू करंट अफेयर्स इज़ वेरी सिंपल। जो चीज़ ढिंढोरा पीट के नहीं दी हो हमने खुद से गूगल सर्च नहीं करनी चाहिए, वरना सिलेबस कभी कंप्लीट हो नहीं सकता। हाँ, तो दुनिया के 2 सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर कौन है? सऊदी और इंडिया। हालांकि इंडिया का भी आर्म इंपोर्ट जो 2011 में होता था, उसके सामने 2020 में ये शस्त्रों का आयात कम हुआ है। उसके 2 कारण हैं। एक तो आत्मनिर्भर के नाम पे बहुत सारे 101 से ज़्यादा फॉरेन प्रोडक्ट को हमने बैन कर दिया है कि लोकल प्रोडक्शन करेंगे, और दूसरा कि प्रोक्योरमेंट सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है।
मतलब ये फाइल वो फाइल, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही में जल्दी से खरीदी हो ही नहीं सकती। खैर कुछ आंकड़े याद रखने चाहिए, जैसे कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स। तो ये आप जब डेवलपमेंट की सब बातें करें तो लिख सकते हैं कि एज अ रिजल्ट हमारा इतना सारा टैक्स रिसोर्सेज जब वेपन इंपोर्ट में जाता होगा तो हेल्थ एजुकेशन वगैरह में काम कम हो पाता है, तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कम है वगैरह वगैरह। मित्रों, इंटरनेशनल रिलेशन में ही मेंस पेपर 2 का एक मुद्दा है डायोस्पोरा। हमने देखा था कैसे ब्रिटेन और कनाडा में सिख पंजाबी डायोस्पोरा को अपीजमेंट, तुष्टिकरण करने के लिए उनके पॉलिटिशियन भारत के किसान आंदोलन के बारे में कमेंट्री मारते रहते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में उनके संसद में चर्चा हुई। तो जैसे के साथ तैसा टिट फॉर टैट भारत की संसद में भी ब्रिटेन के बारे में मामला उठाया गया है कि ब्रिटेन में रेसिज्म, वंशवाद बढ़ रहा है। उसका पहला कारण याद करो, कुछ दिन पहले वो भारत की लड़की रश्मि सामंत था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रेसिडेंट थी, उसको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उसका फैकल्टी मेंबर ही परेशान कर रहा था कि देखो तुम्हारी मम्मी ने ये श्री राम के साथ फ़ोटो डाला है, यानी कि तुम इस्लामोफोबिक हो वगैरह। और उसके अलावा छोटी बहू मेगन मार्केल ने भी ऐसे ही आरोप लगाए कि रेसिज्म ज़्यादा है। इस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत की बड़ी डायोस्पोरा ब्रिटेन में है, तो हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, हम भी इस सब डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ये एक स्विट्ज़रलैंड का समूह है जहां पर अलग अलग देश के सब पार्लियामेंट और उनके पार्लियामेंटेरियन स्पीकर वगैरह चर्चा करते हैं। उनके प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि किसी भी संसद ने दूसरे देश में कौन सा कानून पास हुआ उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। खैर, तो अब हम बात करें जब भी इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशंस की, तो एक तो मुद्दा वो डिफेंस और दूसरा इकोनॉमी, वो तो चलते ही रहता है। अब एक और मुद्दा ये डायोस्पोरा और उसमें रेसिज्म एंड एनक्रोचमेंट ऑन दी लेजिस्लेटिव स्फीयर, ये सब भी चर्चा के विषय बनते हैं। पेज 14 बंगाल चुनाव की खबरें काम की नहीं। पेज 15 पार्लियामेंट में अलग अलग बिल पेश हुए कि जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट में सुधार ताकि 74% एफडीआई को अनुमति मिले। ये सब हम आज पढ़ने नहीं बैठेंगे। वो क्यों? क्योंकि इसके बारे में अभी ये लोग एक्सप्लेन सीरीज चलाएंगे, कॉलम चलाएंगे, तो एक साथ में देखेंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। बनने दो, इसको डेवलप होने दो। अपनी प्रीलिम कल सुबह नहीं है, बाद में। पेज 16 वर्ल्ड न्यूज़, उसमें भी ऐसा एक मुद्दा चल रहा है कि ब्रेग्जिट, ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, तो नॉर्दर्न आयरलैंड में यूरोप से कुछ फूड सप्लाई जाता था, उस पर ब्रिटेन कुछ रोक लगा रहा है। इस पर यूरोपियन यूनियन उन पर कुछ एक्शन लेने की बात कर रहा है। तो अपने लिए काम का है क्या? द आंसर इज़ नो। वाई? मेंस पेपर 2 में साफ साफ लिखा है भाई, इश्यूज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। तो ब्रिटेन के इशू अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट तो अभी तो देखा, रेसिज्म वगैरह अफेक्टिंग है। ये ब्रिटेन और आयरलैंड आपस में लड़ते रहे, नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट, सिवाय कि वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो आपका और इंटरव्यू में जाएं और फिर वो घिसे पीटे प्रश्न पूछना शुरू करे कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में क्या है वगैरह वगैरह। कुछ लोग आशिकों की तरह तुरंत घुस जाते हैं इन सब में, तो भाई ज़रा सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करो। पर्सन इन न्यूज़ में अरविंद अडीगा, जिन्होंने किताब लिखी थी वाइट टाइगर, जिस पर नेटफ्लिक्स की मूवी प्रियंका चोपड़ा के साथ बनी, और ये मूवी को ऑस्कर में बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए नॉमिनेट किया गया है। अभी अवार्ड्स मिलने तो बाकी हैं, लेकिन बुक्स इन न्यूज़, ऑथर इन न्यूज़, नॉन आईएएस एग्ज़ाम के लिए याद रखें। अभी उसी तरह 63 एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स भी घोषित हुए, लेकिन वो पढ़ने नहीं बैठेंगे। उसका कारण कि उसमें इतने सारे लोगों को अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग, तो वो सब तैयार करने बैठे फ्रॉम नॉन आईएएस एग्ज़ाम का भी, करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्ट बेनिफिट इतना जोरदार नहीं। कुछ आए तो हवा में टिक कर दो, बेयोंसे होगी या टेलर स्विफ्ट होगी या। पेज 17 इकोनॉमी में सिर्फ एक जाने लायक चीज़ थी, आरबीआई का चेक ट्रंकेशन पर ऑर्डर, वो तो हमने देख लिया। इसके अलावा जो भी है वो सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री, कुछ काम की नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, ईपीएफओ के अकाउंट कितने बड़े कम हुए, तो वो तो आप लॉजिक से सेट कर सकते हैं। कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे उन्होंने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज सेवा में लगाना होता है, वो भी कम हुआ है। हालांकि फैमिली फिलान्थ्रॉफी, मतलब ये मुकेश अंबानी, अजीम प्रेम जी खुद अपने शौकिया किस्म से पैसा डोनेट करते रहे, उसमें बढ़ोतरी हुई है वगैरह। एक बार मेरे ख्याल से कुछ निबंध भी पूछा गया वॉरेन बुफे और बिल गेट्स का फिलान्थ्रॉफी मॉडल और ये वो, लेकिन उसके बाद ऐसा ट्रेंड आगे चला नहीं इस टाइप की अतरंगी चीज़ें पूछने का। मेरे हिसाब से उसका कारण ये है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा यूपीएससी ने, लेकिन पता चला बहुत ज़्यादा लोग तो ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करते या लिखते हैं तो इतना कच्चर पट्टी की एग्जामिनर की बुद्धि का अपमान होता हो, तो समझकर आजकल वो सब कम ही कर दिया है।
वरना बीच में अगर आप देखें मेंस पेपर 2 में भी बहुत अतरंगी प्रश्न पूछे जाते थे कि ओलंपिक में स्पोर्ट्समैन देश की इज्जत के लिए खेलता है तो राज्य सरकार उसको इनाम देते हैं, वो कितना पैसों का इनाम जायज़ है, या आईएम की सब ऑटोनॉमी और यूएन मैकब्राइड कमीशन, या मेंस पेपर 3 में एक बार पूछे एलोपैथी क्या है। लेकिन वो तमाशे अब थोड़े कम हो गए। पेज 18 स्पोर्ट्स में कुछ काम का नहीं। अनु रानी ने एथलेटिक्स में कुछ नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए, लेकिन मित्रों एक अच्छे ज़्यादा इवन फॉर नॉन आईएएस एग्जाम ये सब करने बैठो उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं। मेजर टूर्नामेंट मेजर प्लेयर पे फोकस करो, वरना लंबे हो जाओगे। और बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में जो लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं कि सीधा कट ही कर सके, खासकर ये CDSE APF एग्ज़ाम वगैरह में कि पक्का ही होता है कि 11-12 की NCERT ज्योग्राफी से प्रश्न निकलने वाले, तो वो सब रट के ज़्यादा तैयार करो पहले। तो ये था मंगलवार का न्यूज़पेपर।